हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार पीसीएस दीदी यानी कि बीपीएससी दीदी। तो आज है हमारा हिस्ट्री का पहला टॉपिक विच इज पटना कलम पेंटिंग। पटना कलम पेंटिंग इज वन ऑफ बीपीएससी मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स। बार बार पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। एंड इस टॉपिक की सबसे अच्छी बात यह है दैट इट इज वेरी वेरी इजी टू रिमेंबर। एक बार आपने पढ़ लिया, नोट्स बना लिए, नाम याद कर लिए, आर्टिस्ट, पेंटर्स और इसके डिस्टिंक्ट फीचर्स, बस और कुछ आगे आपको इससे रिलेटेड सवाल आएगा ही नहीं। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्डली आंसर करना होता है। जितना बेहतर तरीके से आप करेंगे उतने ज्यादा अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। तो चलिए इस लेक्चर का ब्लूप्रिंट स्टार्ट करते हैं। तो ये है पटना कलम पेंटिंग। जैसे कि मैंने बताया था, ये मैंने जो साथ में पिक्चर अटैच करी है, जो मैंने थंबनेल पे भी लगाई थी, ये सारी ओरिजिनल पटना कलम पेंटिंग जितनी भी अभी प्रिजर्व्ड है म्यूजियम्स वगैरह में, उसके रेफरेंसेस से मैंने ली है। सो दैट देखिए, जब हम लोग विजुअल लर्निंग करते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें माइंड में सेट हो जाती हैं कि एटलीस्ट और कुछ नहीं तो आपको इमेजेस को याद करके ही कम से कम 2-3 पॉइंट्स याद आ जाएंगे कि अच्छा इसका पीछे का मतलब मेनली सब्जेक्ट्स क्या होते थे, पैटर्न कैसा होता था, बॉर्डर्स होते थे या नहीं होते थे। तो ये वाली सारी चीजें कवर हो जाएंगी। तो पहला टॉपिक हमारा पटना कलम पेंटिंग है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम पहले असेस करेंगे हर टॉपिक को कि उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कब कब पूछे गए हैं और बीपीएससी ने उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर टॉपिक में क्या मेन सवाल पूछा है। ठीक है, तो हमें ये जानना है। तो ये वाला प्रीवियस ईयर अगर हम देखें पटना कलम का, तो हम लेटेस्ट से बैकवर्ड्स की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे जो लेटेस्ट 68, 69, 78 थे, और फिर उसके बाद पुराने पेपर्स में जहां पे भी ये पूछा गया था। तो अभी जब से 68 वाला पेपर में पैटर्न चेंज हुआ है, तब से शॉर्ट क्वेश्चंस इंक्लूड हुए। तो 68 और 70 दोनों ही एग्जाम में इस टॉपिक को एज ए शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है। 69 में स्किप हुआ था। तो सीधा सीधा क्या है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन पटना कलम पेंटिंग। बहुत ही आपको एक ओपन एंडेड सवाल दे दिया है कि आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं पटना कलम पेंटिंग के पे। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें कौन कौन से सब टॉपिक्स इनकॉर्पोरेट कर पाते हैं उस छोटे से टाइम पीरियड में। बहुत ही कम टाइम होता है और उस टाइम पे सोच करके सारे पॉइंट्स याद करके किस तरीके से आंसर प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो 68 और 78 में सीधा शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में आए हैं। इससे पहले हमेशा क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन ही होते थे, तो 38 मार्कर के फॉर्म में इसे पूछा गया है दैट ब्रिंग आउट द मेन फीचर्स। ठीक है, मेन फीचर्स पूछे ऑफ पटना कलम पेंटिंग। ये 66 बीपीएससी का सवाल है। फिर था एग्जामिन द सेलियंट फीचर्स ऑफ पटना कलम पेंटिंग स्टाइल। 63rd बीपीएससी में पूछा है। ब्रिंग आउट द सेलियंट फीचर्स, सेम ही क्वेश्चन है ऑफ द पटना कलम पेंटिंग। 56 से 59 वाला बैच जो एक साथ हुआ था, उस एग्जाम में भी ये सवाल आया था। डिस्कस द सेलियंट फीचर्स ऑफ पटना कलम एंड पेंटिंग स्टाइल। 48 से 52 में भी ये सवाल पूछा गया है। डिस्कस द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पटना कलम्स पेंटिंग 46 में। तो अब देखिए, इतने पीवाईक्यूज देख करके एक बात तो समझ में आ गई कि पटना कलम पेंटिंग के फीचर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एज अ सब टॉपिक इनफैक्ट, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो पटना कलम के जब भी आप नोट्स बनाएंगे या आंसर राइटिंग करेंगे, आपका मेन फोकस कहाँ होना है? उसके फीचर्स पे, उसके सेलियंट फीचर्स, डिफरेंट स्टाइल, क्या खासियत थी पटना कलम पेंटिंग्स की, उसके क्या क्या फीचर्स थे, उन सारी चीजों को पॉइंट वाइज लिखना, याद करना और एज इट इज वहां पेपर में जाकर के रिप्रोड्यूस करना। ये है मेन टास्क आपका इस टॉपिक से रिलेटेड। और कुछ भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इसमें आपको नहीं प्रोवाइड करनी है। सिर्फ और सिर्फ आपको पूरा फोकस करना है कि पटना कलम पेंटिंग क्या थी और उसकी क्या क्या खासियत थी। सबसे ज्यादा पॉइंट इस पे हमें ध्यान देकर के चलना है। ठीक है, तो पीवाईक्यूज हमने देख लिया, बहुत ज्यादा कुछ भी कॉम्प्लेक्स इसमें नहीं है। तो सीधा जंप करते हैं अब सब टॉपिक्स फॉर कंटेंट मेकिंग। जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि आई एम गोइंग टू गिव यू अ ब्लूप्रिंट। ठीक है, कंटेंट बनाना, रिसर्च करना और नोट्स के फॉर्म में उसे लिखना, ये काम आपका है। मैं आपको जो ये क्लास में ये लेक्चर पीडीएफ यूज कर रही हूँ, इसे मैं अपने टेलीग्राम चैनल बिहार पीसीएस दीदी पे पोस्ट कर दूंगी, सो दैट कि आपको एक रेफरेंस मटेरियल हो जाएगा। बट कंटेंट आपको खुद बनाना है, नोट्स आपके खुद तैयार होने चाहिए। आज आपको एक टॉपिक मिला है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि इसके बाद आप इस पे रिसर्च करेंगे, टॉपिक्स देखेंगे, सब टॉपिक्स को समझेंगे और उससे रिलेटेड इसी पैटर्न में नोट्स बनाएंगे। तो देखिए, सब टॉपिक्स हमें किस तरीके से कंटेंट तैयार करना है। सबसे पहले एक बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन आपके पास होना चाहिए। ठीक है, इंट्रोडक्शन एग्जाम में अगर देखिए शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में आता है तो 2 लाइन से ज्यादा नहीं लिखना है। अगर लॉन्ग में आता है तो फिर भी हम एक शॉर्ट पैराग्राफ लिख सकते हैं। बट उन सारी चीजों को लिखने के लिए आपके पास एक प्रॉपर, कम से कम भी एक बड़ा पैराग्राफ ऑफ इंट्रोडक्शन होना चाहिए, जहां पे एक अट्रैक्टिव इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हो, जिससे आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो थोड़ा सा कैची लगे, जिसे बोलते हैं ना, थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखे, कि सामने वाला जो चेकर है जैसे ही वो आपको क्वेश्चन पढ़ना शुरू करे तो उसको लगे कि अच्छा ओके, आपने सीधा कीवर्ड्स का यूज किया है और इंपॉर्टेंट थीम्स को हाईलाइट करते हुए, या जो भी पटना कलम पेंटिंग के फीचर्स थे उससे स्टार्ट करके आपने उस इंट्रोडक्शन को एक अट्रैक्टिवनेस प्रोवाइड करी है। तो देखिए, सबसे पहली चीज जो इंट्रोडक्शन में कंपल्सरीली जरूरी है कि होना चाहिए, वो है नेम। ठीक है, पटना स्कूल ऑफ पेंटिंग के नाम से जाना जाता है, पॉपुलरली नोन एज पटना कलम पेंटिंग। ठीक है, रीजनल पेंटिंग का स्टाइल है। प्लेस, अब हमें इंट्रोडक्शन के साथ में ये इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर देनी है कि मेनली ये कौन कौन से रीजन में डेवलप हुआ था। तो पटना, आरा एंड दानापुर रीजन ऑफ बिहार, ये 3 रीजन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा टाइम पीरियड।
ठीक है, टाइम पीरियड कौन सा था, 18th टू मिड 20th सेंचुरी एडी। ठीक है, ये टाइम पीरियड हमारा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद क्या यूनिक स्पेशलिटी थी, ये अगर आपने इंट्रोडक्शन में नहीं प्रोवाइड किया तो फिर क्या पता चलेगा, अगर आपने सीधा लिख दिया कि पटना स्कूल ऑफ पेंटिंग पटना में होता था और इस टाइम पीरियड पे होता था, बस अगर सिर्फ ये आपका 2 लाइन का इंट्रोडक्शन है तो ये बहुत ही फीका इंट्रोडक्शन है, ये मैं बता दूं। इंट्रोडक्शंस को इंटरेस्टिंग होना और कैची होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आपका आंसर पढ़ने वाले को इंटरेस्ट आएगा कि अच्छा ठीक है, बच्चे ने कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से अप्रोच लिखी है। बिकॉज देखिए, हिस्ट्री में खास करके GS1 के जो हिस्ट्री का पार्ट है उसमें ऐसा है कि पटना कलम की इन्फॉर्मेशन, उसके फीचर सबके पास है, 10-12 फीचर हर बच्चा लिख करके आ रहा है, आप अनोखा क्या लिख रहे हैं कि आप उन चीजों को प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन आपके पास भी वही है कि पटना, आरा, दानापुर रीजन में बिहार के पटना कलम पेंटिंग प्रोमिनेंटली हुआ करती थी। ठीक है, इस टाइम पीरियड में हुआ करती थी, ये इन्फॉर्मेशन सबके पास है, उसे प्रेजेंट कैसे करना है ये आपके टैलेंट होना चाहिए। तो मैं आपको एक फॉर एग्जाम्पल एक कैची सा इंट्रोडक्शन अगर मैं बताऊं तो ये हो सकता है दैट पटना कलम, द फर्स्ट स्कूल ऑफ पेंटिंग इन इंडिया to focus on everyday life instead of royal courts, emerged in the 18th century Bihar under company patronage। ठीक है, ये मैंने आंसर राइटिंग के पर्सपेक्टिव से आपको ये बताया है। ऑलराइट, अगर किसी को दोबारा से इसको नोट डाउन करके लिखना होगा तो प्लीज इसको रिप्ले करके लिख लेना। ठीक है, तो इस तरीके के जो इंट्रोडक्शंस हैं ये बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं आपको याद करने के लिए। ऑब्वियसली याद करने के कॉन्टेक्स्ट से मैंने आपको बताया कि नेम, प्लेस, टाइम पीरियड और यूनिक स्पेशलिटी जो है ये आपको नोट्स में तो बना करके रखनी है, लेकिन जब आप उन नोट्स से एक आंसर में उसे इनकॉर्पोरेट करेंगे तो वो एक कैचीनेस आपके इंट्रोडक्शन में होनी चाहिए। ठीक है, और इसके लिए आपको मैं एक असिस्टेंस बता दूं कि बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा चैट जीपीटी। ठीक है, लोगों को लगता है कि चैट जीपीटी ऐसी फालतू ये वो चीजें हैं, बट एआई का यूज करके आप अपनी इन चीजों को आसान कर सकते हैं। आपके पास इन्फॉर्मेशन है, आपने एक डेटा या जितने भी फैक्ट सेट थे वो अपने इंट्रोडक्शन में याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख लिए, बट उसको एज एन इंट्रोडक्शन कैसे पेश किया जाए आंसर के लिए, आंसर राइटिंग के लिए आप मांग सकते हैं कि मुझे चैट जीपीटी से कि प्लीज प्रोवाइड 2 लाइनर इंट्रोडक्शन फॉर पटना कलम पेंटिंग बीपीएससी लेवल आंसर या यूपीएससी लेवल आंसर, तो वो आपको बिल्कुल प्रोवाइड करेगा और बहुत ही अच्छे से आपको 2 लाइनर, 3 लाइनर या पैराग्राफ वाइज जैसे भी चाहिए, तो आप ही की इन्फॉर्मेशन रहेगी, आपको याद भी रहेगी, लेकिन उसको लिखना किस तरीके से है, वो जो वर्ड प्ले है वो कैसे अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है, उसके लिए आप चैट जीपीटी का डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो इंट्रोडक्शन हो गया, इंट्रोडक्शन आपने एक पैराग्राफ अपना जहां पे भी देखिए नोटबुक सेपरेट कर लीजिए, GS1, GS2 इस तरीके से, और हिस्ट्री का आप स्पेसिफिकली पार्ट वाइज चलेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक, कि हमने पहले सबसे पहले आर्ट एंड कल्चर को कवर किया, उसके बाद सारी चीजों जो नेशनल मूवमेंट थे या फिर जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट थे, ठीक है, ट्राइबल मूवमेंट्स, इन सारी चीजों को हमें पॉइंट वाइज करते चलना है। तो इंट्रोडक्शन हमने कर लिया, अब इसके बाद आता है इंपॉर्टेंटली हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन। देखिए, क्रोनोलॉजी फॉलो करना बहुत जरूरी है। आपने इन्फॉर्मेशन दे दी कि पटना कलम पेंटिंग हुआ करती थी 18 से 20th सेंचुरी के टाइम पे, ये पहला फर्स्ट, इट वाज द फर्स्ट स्कूल ऑफ पेंटिंग which exclusively dealt with the commoners and their lifestyle, वो उसको दर्शाया करता था। अब उसका हिस्ट्री और एवोल्यूशन आपको बताना है। तो हिस्ट्री एवोल्यूशन कहाँ से शुरू होता है कि सबसे पहले जो एक ग्रुप ऑफ पेंटर्स थे, तो देखिए ये जो कल्चरली रिच चीजें थी जो भी आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड, वो राजस्थान के रीजन में डेवलप हुई। ठीक है, डेवलप वहां से हुई, बट उन्हें पैट्रोनेज कहाँ मिली, पैट्रोनेज मिली उन्हें मुगल पीरियड में, मुगल कोर्ट्स में। तो डेफिनेटली राजस्थान के उदयपुर रीजन से जो आर्टिस्ट थे वो मुगल कोर्ट आए, वहां पे उनको पैट्रोनेज मिली और वो उनके लिए पेंटिंग करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। और जैसा कि हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि जहांगीर जो थे उनके टाइम पीरियड को माना जाता है एज द गोल्डन एरा ऑफ पेंटिंग। तो उस टाइम पे पॉपुलरली पेंटिंग बहुत अच्छे से चली, बट फिर जब औरंगजेब आए तो उन्होंने वो पैट्रोनेज जो है वो छीन ली वापस। तो जो जितने भी पेंटर्स थे उस टाइम के, उन लोगों को एक तरीके से बेघर कर दिया गया, तो उन्हें समझ नहीं आया कि अब वो कहाँ जाएंगे। ठीक है, आर्ट एंड क्राफ्ट का जो सिग्निफिकेंस था वो बहुत ही ज्यादा कम हो गया औरंगजेब के टाइम पीरियड पे। तो इस वजह से जो आर्टिस्ट थे उन्होंने माइग्रेट करना स्टार्ट किया। ऑलराइट, उन्होंने माइग्रेट करना स्टार्ट किया, तो कुछ आर्टिस्ट जो थे वो वापस चले गए राजस्थान, कुछ आर्टिस्ट जो थे वो नॉर्थवर्ड मूव कर गए हिमाचल और जम्मू कश्मीर के एरिया में, और कुछ आर्टिस्ट मूव किए ईस्टवर्ड। ईस्टवर्ड यानी कि मुर्शिदाबाद एंड बंगाल वाला जो रीजन था, बेसिकली गंगा के किनारे वाला जो रीजन था, वहां पे माइग्रेट कर गए आर्टिस्ट। ठीक है, तो ये पूरा मुगल पीरियड से ब्रिटिश पीरियड तक किस तरीके से आर्टिस्ट माइग्रेट करके आए हैं, ये आपके पास बैकग्राउंड एंड इवोल्यूशन नॉलेज में होना चाहिए। मैं नहीं कह रही कि हर क्वेश्चन में आपको ये चीज डालनी पड़ेगी, बट व्हेन इट इज अ 38 मार्कर तो सिर्फ सेलिएंट फीचर से काम नहीं चलेगा। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा है तो आप फीचर्स पे फोकस करके बहुत आराम से 7 से 8 नंबर ले सकते हो। एक्चुअली 7 से 8 नंबर का तो क्वेश्चन ही होता है, नंबर तो 5 ही मिलते हैं उसमें, 5, 5.5 मैक्सिमम। बट अगर इफ इट इज अ 38 मार्कर देन यू नीड टू नो द हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ द पेंटर्स, कि वो किस तरीके से उन्होंने इवॉल्व हुए। ठीक है, स्टोरी ऑफ माइग्रेशन आपको पता होना चाहिए। पता होना चाहिए से मेरा जो सेंस है वो ये है कि आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए नोट्स में अपनी नॉलेज के हिसाब से। ठीक है,
कि मुगल कोर्ट से प्रोसिक्यूशन के बाद 17th सेंचुरी में आर्टिस्ट ने मूव आउट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि नदन हिली रीजन में चले गए, ये कुल्लू गढ़वाल वाले रीजन में कांगड़ा पेंटिंग का भी एवोल्यूशन यहीं से हुआ था। ठीक है, और जो ईस्टर्न प्लेन्स की तरफ गए तो वो आ गए वाराणसी या फिर मुर्शिदाबाद, बेसिकली जो गंगा किनारे वाले एरियाज थे वहां पे। वहां पर आने के बाद इन्हें पैट्रोनेज प्रोवाइड करता है कौन? पैट्रोनेज प्रोवाइड किया गया मुर्शिदाबाद में अंडर नवाब ऑफ बंगाल मीर जाफर। तो यहाँ पे एक नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, मीर जाफर। ठीक है, ये कीवर्ड्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। मीर जाफर जी का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, उन्होंने पैट्रोनेज प्रोवाइड करी और उन्हीं के ही टाइम पे जब ये पेंटर्स वहां पेंटिंग करने लगे, दे मेट द यूरोपियन ट्रेडर्स। जो उस टाइम के यूरोपियन ट्रेडर्स थे वो कॉन्टैक्ट में आ गए पेंटर्स के साथ में, और फिर उन्होंने उन लोगों के लिए भी पेंटिंग्स बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन उन्हें वहां से मिलता है। बट आफ्टर डेथ ऑफ मीर जाफर फिर से उनको माइग्रेट करना पड़ा, और इस टाइम जो पेंटर्स थे वो यूरोपियन ट्रेडर्स के साथ, क्योंकि एक बहुत ही फ्लरिशिंग ट्रेड सेंटर था, कहाँ? पटना। तो वो ट्रैवल करते हैं मुर्शिदाबाद से पटना। मुर्शिदाबाद से पटना आते हैं कब? 1760s में, और वहां पे वो सेटल डाउन हो जाते हैं और पेंटिंग करना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद ऑब्वियसली पटना से जो रेलेवेंट नियर बाय रीजन थे, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में के टाइम बताया, आरा और दानापुर भी इंपॉर्टेंट सेटलमेंट्स हो जाते हैं फॉर दीज पेंटर्स। अब जब हम हिस्ट्री एवोल्यूशन में देख रहे हैं तो इसमें जो चेंज ऑफ इन्फ्लुएंस है और उसका इम्पैक्ट है वो पेंटिंग पे किस तरीके से पड़ा है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, जब तक वो मुगल पीरियड में पेंटिंग कर रहे थे तो मुगल टाइप ऑफ पेंटिंग इज अ मिक्स ऑफ इंडियन एंड पर्शियन पेंटिंग। ठीक है, वहां पे हेविली जो थे राजा महाराजाओं के या कोर्ट सेटिंग की चीजों में एक हैवी एम्ब्रॉयडरी, मतलब जिसे बोलते हैं हैवी बॉर्डर एंड मल्टीपल कलरफुल पेंटिंग्स करी जाती थी। वर्सेस जब ये ब्रिटिशर्स के साइड में आ गए तो किस तरीके से इनका पैटर्न चेंज हुआ। ये वो सारे एलिमेंट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है व्हाइल यू आर राइटिंग अंडर द सब टॉपिक ऑफ हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन। आपको बताना है कि व्हाई इज इट अ मिक्स, लाइक पटना कलम इज नोन एज अ मिक्स ऑफ इंडियन विच इज इन मुगल पीरियड एज वेल एज ब्रिटिश पीरियड। ठीक है, ये एक अमेलगेमेशन है ऑफ इंडियन कल्चर एंड ब्रिटिश कल्चर का। ठीक है, तो वो जो चेंज ऑफ इन्फ्लुएंस रहा है, किस तरीके से इम्पैक्ट करता है पेंटिंग्स को, इन चीजों पे ध्यान रखते हुए आपको नोट्स बनाने हैं। ओके, हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन हमने बता दिया। ठीक है, कि किस तरीके से आकर के सेटल हो गए, फिर वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो थे, जो वहां के ट्रेडर्स थे या फिर जो लोकल जमींदार थे, उनके लिए उन्होंने पेंटिंग करना शुरू कर दिया। अब हम आ जाते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट पे कि फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे कोई चूक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हर बच्चे के पास 15-15, 20-20 पॉइंट्स होते हैं, तो वो आपके पास भी होने चाहिए और आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। ठीक है, पैटर्नेज कब मिली, कहाँ मिली, किसके अंडर मिली, उसके बाद किस तरीके से ये डिस्टिंक्ट स्टाइल था। डिस्टिंक्ट स्टाइल क्यों माना गया? बिकॉज इसमें पहली बार शैडो एंड लाइटिंग का यूज किया गया पेंटिंग फॉर्म में, जो कि इससे पहले किसी भी दूसरे इंडियन आर्ट फॉर्म में नहीं किया जाता था। इसके अलावा नेचुरली जो थे वो कलर्स प्रोड्यूस किए गए, जो नेचुरल वाटर कलर्स थे, वो जो आर्टिस्ट थे वो सब अपने इंडिविजुअल कलर्स खुद प्रोड्यूस करते थे। ब्रश स्टाइल की यूज करके पेंटिंग को बनाया जाता था कि वहां पे पेंसिल का यूज नहीं होता था। ठीक है, ब्रश स्टाइल होता था। और ब्रश बनाने के लिए क्या यूज किए जाते थे? स्क्विरल्स या फिर हॉर्सेस की जो टेल होती है, उनके टेल के हेयर को यूज करके ब्रशेस बनाए जाते थे। सब्जेक्ट्स क्या होता था पेंटिंग का, कि मार्केट की फोटो है या फॉर एग्जांपल कोई नॉर्मल डे टू डे इंसान की फोटो है। बहुत सारी पटना कलम पेंटिंग्स के एग्जांपल्स में आप दिखेंगे कि एक मोची है जो जूता बना रहा है, उनकी एक फोटो है, या फिर औरतें पानी भर के लेके जा रही हैं गंगा किनारे से, उसकी फोटो है, घाट पे लोग इकट्ठा हुए हैं, उसकी फोटो है। तो इस तरीके के सब्जेक्ट्स क्या होते थे, इस पे आपको फोकस करके चलना है। पेंटिंग प्रोसेस, पूरा पेंटिंग प्रोसेस की किस तरीके से जो पेंटिंग्स को प्रोड्यूस किया जाता था, नेचुरल कलर्स को यूज किया जाता था, उनको ड्राई होने में टाइम लगता था, विच इज वाई जो पटना कलम पेंटिंग है इट टुक ऑलमोस्ट अ ईयर टू कंप्लीट। मतलब एक पेंटिंग को कंप्लीट होने में पूरा 1 साल लग जाता था, क्योंकि उसका जो नेचुरल प्रोसेस था कलर बनाने का, कलर अप्लाई करने का, फिर उसे ड्राई करने का, ये सारी चीजों पे ध्यान रख के चलना है। इसके अलावा और भी बहुत से डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं, मैं सारे लिस्ट आउट नहीं कर रही हूँ, लिस्ट आउट करना आपका काम है, बट दीज आर सम ऑफ द टॉपिक्स जिसको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, मटेरियल कौन सा यूज किया जाता था, किस चीज के ऊपर पेंटिंग अप्लाई की जाती थी। उस टाइम पे नॉर्मल कागज तो होते नहीं थे कि A4 साइज या A3 साइज की शीट लेकर के हम पेंट कर रहे हैं। लिमिटेड पेपर था जो इंपोर्ट किया जाता था उस वक्त नेपाल से, उस पे पेंटिंग्स की जाती थी। ठीक है, तो पेपर कहाँ से आता था? नेपाल से आता था। ठीक है, ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। नोट मेकिंग में जब आप नोट्स बनाते हैं तो उसमें ध्यान रखना है कि नेपाल वर्ड उसको हाईलाइट करना है कि पेपर कहाँ से आता था, नेपाल से आता था। उसके अलावा जो माइका है उस पे यूज करके पेंटिंग्स यूज की जाती थी टू डेकोरेट द हाउसेस। ठीक है, वहां के जो लोकल हाउसेस थे उनको डेकोरेट करने के लिए यूज किया जाता था। या फिर एलिफेंट टस्क पे, ठीक है, यानी कि जो हाथी के जो दांत होते हैं उनके ऊपर इसको एज अ मिनिएचर पेंटिंग पेंट किया जाता था
और फिर जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उसे एज अ ब्रोच यूज करते थे अपने सूट्स पर लगाने के लिए, पहनने के लिए। तो ये छोटी छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, इनका बहुत ध्यान रखते हुए आपको नोट मेकिंग करना है। इसके साथ जब आप सारे जो फीचर्स हैं वो बताएंगे कि किस तरीके से वो किसी भी बैकग्राउंड का यूज नहीं करते थे, बॉर्डर नहीं होता था, कितना ज्यादा फेशियल फीचर्स पे फोकस किया जाता था, लाइट कलर्ड पेंटिंग्स होती थी। मैंने यहाँ पे भी आपको पेंटिंग का एग्जांपल दिया है, आप ये पेंटिंग देख रहे हैं कितने लाइट कलर्स यूज किए गए हैं, कोई भी ब्राइट कलर यूज नहीं किया गया कि बहुत ही ज्यादा डार्क रेड है या ऑरेंज है, ऐसे कलर नहीं, बहुत लाइट एंड सटल कलर्स यूज किए जाते थे। ठीक है, मोस्टली जो पेंटिंग्स की थीम्स या सब्जेक्ट्स होते थे वो कॉमन लोग होते थे। ठीक है, बाजार का पेंटिंग बना दिया है, या लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं उसकी पेंटिंग बना दी है, या कोई सेरेमनी हो रही है उसकी पेंटिंग्स है। ठीक है, बैकग्राउंड को व्हाइट रखा जाता था। ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको पूरे फीचर्स लिस्ट आउट करने हैं, और मैं बता रही हूँ आराम से 15-20 फीचर्स लिस्ट आउट हो जाते हैं। अब वो आपके ऊपर है कि आप कितने ज्यादा कंटेंट में आप इकट्ठा कर लेंगे। नोट्स में जितने ज्यादा फीचर्स इकट्ठा होगा, मान लीजिए नोट्स में 15 फीचर्स इकट्ठा है, तो एग्जाम में 10 तो याद रहेंगे, नहीं तो 8 तो याद रहेंगे, इतने तो याद ही रहेंगे। ठीक है, उसके बाद बहुत जरूरी चीजें जो दो आपको मिस आउट नहीं करनी है वो है एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल से ही आपका क्वेश्चन जो है, जो आंसर आप लिख करके दे रहे हैं वो स्टैंड आउट होता है एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स। सो एग्जाम्पल्स में आपको ध्यान रखना है कि कुछ फेमस पेंटिंग्स, जो पटना कलम की फेमस पेंटिंग अभी भी म्यूजियम्स वगैरह में जो प्रिजर्व की गई हैं उनके नाम आपके पास होने चाहिए, और साथ ही साथ जो फेमस आर्टिस्ट थे उस टाइम पे उनके नाम आपके पास होने चाहिए। और ये आपको शॉर्ट आंसर में पूछे, लॉन्ग आंसर में पूछे, ये इनकॉर्पोरेट करना ही करना है। इससे जिसे बोला जाता है ना कि ब्राउनी पॉइंट, एक्स्ट्रा मार्क्स आपको प्रोवाइड करने वाले सब टॉपिक्स हैं ये। ठीक है, तो पूरा हमने बता दिया कि किस तरीके से फीचर्स थे, कैरेक्टरिस्टिक्स थी, इतना डिफरेंट पेंटिंग होता था, इतनी कमाल के लेवल पे पेंटिंग की जाती थी, वगैरह वगैरह। उसके बाद आपको बताना है कि डिक्लाइन, कि फिर हर चीज का होता है कि ठीक है यहाँ से ऐसे ग्रोथ हुआ, ये एकदम पीक पे पहुंचा, और उसके बाद फिर डिक्लाइन। तो अब इस पेंटिंग का जो है वो डिक्लाइन क्यों हुआ, सबसे पहली चीज तो हमने बता दिया कि किस टाइम पीरियड में ये फ्लरिश करता है। उसके बाद अब हमें बताना है कि डिक्लाइन हुआ, पहली चीज तो ये मेंशन करना है कि डिक्लाइन हुआ। ठीक है, फॉरेन डिमांड्स वगैरह तो हुआ करती थी, डिक्लाइन हुआ और उसके रीजंस क्या थे। तो ये एक और सब टॉपिक हमारे पास आ गया। तो डिक्लाइन के रीजंस में अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा है तो बस ऐसे एरो निकाल करके 3 रीजन दे दीजिए। अगर 38 मार्कर है तो फिर उसमें आप हर जो रीजन यहाँ पे लिस्ट आउट कर रहे हैं उसको प्रॉपरली पैराग्राफ वाइज आप डिस्क्राइब करेंगे। तो जैसे पहला रीजन है वो हमारा हो गया कि इंट्रोडक्शन ऑफ लिथो प्रेस। ठीक है, लिथो प्रेस इंट्रोड्यूस हो गया तो अब चीजें प्रेस के थ्रू प्रिंट होने लग गई। तो जो हैंडमेड प्रिंटिंग मटेरियल्स जो थे, जैसे फॉर एग्जांपल हैंडमेड पेंटिंग्स हैं, उनकी वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगी। ठीक है, लिथो प्रेस के यूज से सेवरल कॉपीज बनाई जा सकती थी किसी भी एक पिक्चर की। तो जो नेचुरल आर्टिस्ट एक पेंट कर रहा है, एक साल लगा करके अपनी पेंटिंग्स कंप्लीट कर रहा है, उसकी वैल्यू तो कम होती चली गई। इसके अलावा पैट्रोनेज कम हो गया, धीरे धीरे पॉपुलैरिटी खत्म होने लगी, तो फिर उसके हिसाब से पैट्रोनेज खत्म हो गया। पैट्रोनेज खत्म हो जाएगा तो बेचारा एक मामूली आर्टिस्ट किसके अंडर पेंटिंग बना करके किसे बेचेगा। ठीक है, फिर फोटोग्राफी इंट्रोड्यूस हो गई, वो सबसे मेजर ब्लो था इनके ऊपर, बिकॉज इनका तो काम ही खत्म हो गया। एक आर्टिस्ट इतनी मेहनत से एक सीनरी को कैप्चर कर रहा है, वहीं फोटोग्राफी इंट्रोड्यूस हो गई है जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में पिक्चर लेकर के बहुत ही ज्यादा बेटर क्वालिटी आपको प्रोवाइड कर रही है। तो ये सारे हो जाएंगे हमारे डिक्लाइन के रीजंस। ठीक है, इसके साथ एक और हम मेजर रीजन बता सकते हैं कि फिर धीरे धीरे जैसे मिड 20th सेंचुरी के बाद जो टाइम पीरियड आया हमारा इंडिपेंडेंस का टाइम पीरियड, उस टाइम पे पार्टीशन हुआ, बिकॉज ये बंगाल और बिहार वाला जो रीजन था ये रीजन बहुत ही ज्यादा अफेक्टेड था माइग्रेशन से, और बहुत सारे राइट्स हो रहे थे। तो ऐसी सिचुएशन में कौन पेंटिंग बनाता और कौन पेंटिंग खरीदता। तो इसकी वजह से भी जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस हो गई थी हमारे पार्टीशन टाइम पीरियड की, उसकी वजह से भी जो ये स्टाइल है ये धीरे धीरे खत्म होता चला गया। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 200 साल तक ये स्टाइल प्रोमिनेंटली चला, बट आफ्टर दैट धीरे धीरे ये डिक्लाइन होता चला गया। यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट पेंटर्स वगैरह जो थे वो हमने लिस्ट आउट कर दिए। उसके बाद रिवाइवल एफर्ट्स, अब क्योंकि इंपॉर्टेंस रखता है पटना कलम पेंटिंग हमारे नॉट सिर्फ बिहार का बट इंडिया के वेरियस कल्चर्स या फिर जो पेंटिंग स्टाइल है, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस का एक जिसे बोला जाता है कलेक्शन है वो, तो उस चीज का रिवाइवल भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो रिवाइवल के लिए क्या क्या एफर्ट्स किए गए, पहली चीज तो बहुत सारी पेंटिंग्स जो खो गई या इधर उधर हो गई, उनके अलावा जितनी पेंटिंग्स बची, नियर अबाउट 175 पेंटिंग्स हैं जो अलग अलग आर्ट गैलरीज में स्टोर्ड है। कहाँ, बिहार में, ऑब्वियसली जो रेलेवेंट रीजन्स थे बिहार में, प्लस कोलकाता में। बिहार और कोलकाता के म्यूजियम्स में पेंटिंग्स प्रिजर्व्ड हैं। इसके अलावा विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम जो लंदन में है, वहां पे भी काफी सारी मधुबनी नहीं, पटना कलम पेंटिंग्स जो है वो वहां पे भी प्रिजर्व्ड है। इसके साथ ही साथ 2010 का जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार का ईयरली कैलेंडर था, उसमें उसका थीम रखा गया था पटना कलम, सो दैट कि पटना कलम का एक तरीके से रिवाइवल हो सके या फिर लोगों में उस चीज की इंपॉर्टेंस या अवेयरनेस वापस से जगाने के लिए। ठीक है, गोल क्या था, बिकॉज पटना कलम रिप्रेजेंट्स
बिहार रिच लेगेसी ऑफ वर्कमैनशिप एंड कल्चर, कि ना ही सिर्फ वो कल्चर को दर्शा रहा है, बट बिहार की जो वर्कमैनशिप थी, जितनी मेहनत से वो पेंटिंग्स प्रोड्यूस की जाती थी, उसको भी दर्शाता है, इसलिए इसका प्रिजर्वेशन जरूरी है। तो जब हम ऐसे पॉइंट्स को मेंशन करके अपने आंसर्स को कंक्लूड करते हैं, तो एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच आती है कि वी आर वैल्यूइंग जो हमारा पुराना हिस्ट्री रहा है, कल्चरल हो चाहे वो वर्कमैनशिप हो, और उसको हम एक्नॉलेज कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हमें लास्ट में कंक्लूजन के लिए आपके पास एक अच्छा सा पैराग्राफ होना चाहिए कि किस तरीके से पेंटिंग्स ने इंस्पायर किया है इंडिया को, थ्रू आउट वर्कमैनशिप दिखाता है, एफर्ट्स दिखाता है, नेचुरल प्रोसेस जो थी वो कितनी हार्डवर्किंग थी, तो ये सारी चीजों को पोर्ट्रे कर रहा है वो। इसके साथ साथ में एंड हम एक छोटी सी लाइन से कर सकते हैं जो ऑप्टिमिस्टिक लाइंस होती हैं, दैट टुडे अ स्मॉल बट डेडिकेटेड ग्रुप कंटेन्स लाइक दे कंटिन्यू टू प्रैक्टिस पटना कलम पेंटिंग्स कीपिंग द ट्रेडिशन अलाइव, कि आज भी कहीं कहीं छोटे स्तर पे ही भले बट पटना कलम को जिंदा रखने की कोशिशें की जा रही हैं। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव कंक्लूजन हमारे लिए हो जाता है। तो ये मैंने आपको जो सब टॉपिक्स बताए हैं, मेक श्योर कि इसी क्रोनोलॉजी में आपके पास नोट्स बन जाने चाहिए। अच्छे खासे नोट्स तैयार होंगे तभी उसमें से 38 मार्कर एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चन 7 to 8 मार्कर वाले क्वेश्चन का आप कंटेंट उठा सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग में मैंने बता दिया कि लॉन्ग में अगर आपके पास पूछा है तो आपको इसको पूरा हिस्ट्री एवोल्यूशन के प्रोसेस से जाना पड़ेगा। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछा जाता है तो शॉर्ट क्वेश्चन में आपको देना है 2 लाइन का इंट्रो, और उसके बाद सीधा, क्योंकि फीचर्स पूछे गए हैं तो सीधा फीचर्स के ऊपर डाइव करना है, फीचर्स एंड देन जस्ट मेक 1 लाइन, और यहां से आप एरो निकाल दीजिए और यहाँ पे पॉइंटर्स लिखते चली जाइए कि क्या था क्या नहीं था। एक पेज ये साइड हो गया, सेकंड पेज फ्लिप करेंगे, सेकंड पेज पे आएंगे, आप बताएंगे कि डिस्पाइट ऑफ बीइंग सो पॉपुलर डिक्लाइन हुआ पटना कलम पेंटिंग पे, डिक्लाइन के आपने 3 रीजन दे दिए, और उसके बाद रिवाइवल एफर्ट बताए गवर्नमेंट के जहां जहां पे आज भी प्रिजर्व है, और अब लास्ट में क्या किया जा रहा है। बस आपका शॉर्ट क्वेश्चन आराम से, आपके पास जगह ही नहीं बचेगी टेक्निकली अगर मैं बताऊं तो, क्योंकि आपके पास इतना सारा कंटेंट हो जाएगा ना, वो ज्यादा बेटर है। कंटेंट ज्यादा है, जगह कम है, तो आप उस हिसाब से फिर शार्प माइंड लगा करके यूज करेंगे कि कौन कौन सी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन डालती है। अब ये आपने कंटेंट बना लिया, ये आपके पास पूरा टॉपिक का नोट्स तैयार होगा, इसके अलावा पटना कलम में आपको कुछ इधर उधर से देखने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ वो पॉइंटर्स दे रही हूँ जो आपको मस्ट है अपने नोट्स में इंक्लूड करना, अपने आंसर्स में इंक्लूड करना, जिससे आपका आंसर जो है वो थोड़ा स्टैंड आउट करेगा। ठीक है, अब देखिए, जब मैंने कहा था टाइम पीरियड वाली चीज, तो ये 18 to 20th सेंचुरी मस्ट है। टाइम पीरियड ही नहीं मेंशन करोगे तो फिर तो वो आंसर में कहीं ना कहीं एक बेसिक कमी आ ही जाएगी। रीजन पटना, आरा, दानापुर, ये मैंने बता दिए थे। अब देखिए, अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे जो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 38 मार्कर में, अगर हमसे पूछा जा रहा है पटना कलम, तो 38 मार्कर में हम जब बता रहे हैं उसका एवोल्यूशन और हिस्ट्री बैकग्राउंड, तो उसमें जब हम माइग्रेशन के बारे में बता रहे हैं कि किस तरीके से आर्टिस्ट का माइग्रेशन हुआ है, तो अगर हम ऐसा कुछ मैप वहां पे पोर्ट्रे कर देते हैं, मेरा थोड़ा सा ड्राइंग गंदा है, आप लोग इससे बेटर मैप बना सकते हैं, तो सिंपली कुछ नहीं है, आपने यहाँ पे नीचे छोटा सा एक बॉक्स में बना के डाल देंगे कि फिगर रिप्रेजेंट द माइग्रेशन ऑफ आर्टिस्ट। कैसे? उदयपुर में थे, उदयपुर से दिल्ली आए, दिल्ली में मुगल कोर्ट, ठीक है, वहां से वो माइग्रेट होकर के गए मुर्शिदाबाद अंडर मीर जाफर, और इवेंचुअली वो जाकर के सेटल हो गए पटना के रीजन में। तो ये एक छोटा सा मैप आपकी जो पूरी माइग्रेशन स्टोरी है उसको क्रिस्प तरीके से बहुत अच्छे से पोर्ट्रे करेगा, प्लस इफेक्टिव तो लगता है। जहां कहीं भी आप आंसर में मैप वगैरह इंकॉर्पोरेट कर देते हैं, थोड़ा आर्टिस्टिक डिटेल दिखा देते हैं, तो वो आपके आंसर नेचुरली अच्छे हो जाते हैं। अब इसके अलावा देखिए, पैटर्नेज दिखाने का तरीका, ऑलवेज यूज द स्पेस, ठीक है। तो ये मैं आपको आंसर राइटिंग वाले पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉइंट्स बता रही हूँ, नोट्स तो आपको ओवरऑल मैनर में पैराग्राफ के हिसाब से लिखना ही है, बट आंसर राइटिंग में देखिए, जब आप इस तरीके से किसी चीज को प्रेजेंट करते हैं ना, तो वो स्पेस भी आपका अच्छा कवर कर लेता है, और वो देखने में भी बहुत क्लियर कट लगता है। एंड जो आपका इवेल्युएटर है या जो आंसर कर रहा है, उसको बहुत मेहनत करके इन बिटवीन द लाइन्स नहीं पढ़ना पड़ता कि आपने पूरी कथा लिख रखी है आंसर राइटिंग में, वो नहीं पढ़ना है। आप जब नोट्स बना रहे हैं तो उसे पैराग्राफ फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन जब उसे आंसर में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं तो उसे इस तरीके से प्रेजेंट करें कि पैटर्नेज कैसे थी। जहांगीर के अंडर इट वाज कंसीडर्ड द गोल्डन पीरियड, औरंगजेब के टाइम पे दे हैड टू फेस द रैथ ऑफ माइग्रेशन, मीर जाफर के टाइम पे आए तो दे गॉट इनटू कांटेक्ट विद द यूरोपियन ट्रेडर्स, एंड इवेंचुअली वो पटना शिफ्ट हो गए 1760s में, विच वाज अ फ्लरिशिंग ट्रेड सेंटर। तो देखिए, मैंने जो पूरा आपको कहानी सुनाई थी उसका सार आपको ये छोटे से फॉर्म में मिल गया, जहां पे आप ऐसे एरो मार्क करते हुए मेंशन करते जाएंगे, और बहुत ही आसानी से जो इवेल्युएटर है उसको आपका आंसर का जो पैटर्न है, जो चीजें आपने लिखी है, वो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, और बहुत ही एक इफेक्टिव मैनर में। अब इसके अलावा देखिए, कुछ छोटे छोटे आप बॉक्सेस बना करके, जब बड़े क्वेश्चन होते हैं तब बोल रही, शॉर्ट आंसर में तो बहुत ही कम जगह होती है, आपके पास इतना टाइम भी नहीं होता, बट अगर लॉन्ग आंसर में पूछा है तो इस तरीके से आप पोर्ट्रे कर सकते हैं। आपने 2 लाइन का इंट्रोडक्शन दिया है, बट आप एक छोटा सा बॉक्स बना करके, लाइक ये 2 सेपरेट बॉक्सेस हैं, एक में लिख दिया पटना कलम इज इक्वल टू मुगल्स प्लस ब्रिटिश स्टाइल, एंड मुगल्स में इंक्लूड करा दिया पर्शियन एंड इंडियन। तो अगर आप अब इसको पैराग्राफ में या लाइन में नहीं भी लिखेंगे तो भी ये बहुत डिस्टिंक्टली दिख रहा है कि आपने पटना कलम के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है।
इसके अलावा जन कला बोला जाता था पटना को, ठीक है। जन कला क्यों बोला जाता था? एक रीजन, इट वाज मेड बाय ऑर्डिनरी पीपल, एंड सेकंड रीजन, इट पोर्ट्रेड ऑर्डिनरी पीपल। सो आप देख रहे हैं कि ये चीजें जो है ये आपके आंसर को अट्रैक्टिव बनाएंगी। अगर आपने इस तरीके से बना करके शॉर्ट में कहीं पे बॉक्स डाल करके लिख दिया तो इट बिकम्स अट्रैक्टिव कि ओके, आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट किया है क्वेश्चन के, ठीक है। अब इसके अलावा इंपॉर्टेंट फीचर्स जब हम लिस्ट डाउन कर रहे थे तो उसमें जो कीवर्ड्स होने बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो ये है कजली स्याही, जो पेंटिंग पैटर्न था कजली स्याही, अगर आपने आंसर में नहीं डाला है तो वो बहुत ही बड़ा माइनस मार्किंग हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। यूज ऑफ शैडो एंड लाइटिंग, बिकॉज ये सबसे डिस्टिंक्ट फीचर पटना कलम में ही था, किसी दूसरे आर्ट फॉर्म में नहीं देखा जाता है, तो ये वर्ड आपको डालना ही डालना है, ठीक है। स्क्विरल हेयर ब्रशेस, मैं तो कुछ नहीं होता है ना तो ऐसे छोटा सा ब्रश भी ये ऐसे करके ब्रश बना करके आ जाती है और यहीं पे नीचे लिख देती हूँ कि स्क्विरल हेयर ब्रश यूज किया जाता था, ठीक है। 1 ईयर का लॉन्ग प्रोसेस था, वेरी इंपॉर्टेंट। मिनिएचर स्टाइल, क्योंकि इसे ब्रोच वगैरह के फॉर्म में भी पहना जाता था, जो मैंने बताया कि हाथियों के दांत के ऊपर भी ये पेंटिंग की जाती थी। एंड नेचुरल वाटर कलर्स यूज्ड, बहुत सारी जगह पे जब आप पटना कलम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेने के लिए जाएंगे, रिसर्च करेंगे, आप वेबसाइट्स वगैरह खोलेंगे तो आपको वहां पे पूरा कलर कॉम्बिनेशन भी दिख जाएगा कि कौन से लीव्स, कौन से फ्रूट्स या कौन से फ्लावर्स को यूज करके कौन सा कलर प्रोड्यूस किया जाता था, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें आपके आंसर को अट्रैक्टिव बनाएंगी। ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है जो आपको मेक श्योर करना है कि आपके आंसर में इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं। दूसरी चीज, आर्टिस्ट के नाम आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन उस टाइम पे फीमेल आर्टिस्ट भी हुआ करती थी। इट वाज अबाउट 1760s, और 1760s में फीमेल आर्टिस्ट थी पटना कलम की, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक सोना बीबी और एक दच्छो बीबी। तो कहीं पे भी आर्टिस्ट का नाम लिख रहे हो तो इनका नाम लिखना मत भूलना। एक बार को मेल आर्टिस्ट में आप 2-3 ऊपर नीचे कर लोगे चल जाएगा, बट फीमेल आर्टिस्ट को इंक्लूड करना ही करना है, बिकॉज ये आपके आंसर को हाईलाइट करेगा। इसके अलावा पेंटिंग नेम्स, आई डोंट नो, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे अभी इधर उधर ढूंढेंगे, मिलेगा नहीं मिलेगा, तो 2-4 मैं आपको एग्जांपल्स प्रोवाइड कर दे रही हूँ, इसे आप लिख करके रख लेना। ये फेमस पेंटिंग्स जो प्रिजर्व्ड हैं विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम में या फिर पटना और कोलकाता के जो दूसरे म्यूजियम्स हैं वहां पे इन पेंटिंग्स का नाम है ये, ठीक है। तो एक पेंटिंग है बाय शिवलाल, वेरी फेमस आर्टिस्ट, जिसका नाम है नॉच गर्ल्स इन अ कोर्ट, 1860 की पेंटिंग है बाय शिवलाल। एक है अ बेबी मैना बाय ईश्वरी प्रसाद, तो वहां पे कुछ नहीं है, एक चिड़िया की पेंटिंग है वो, अगर आप इसको सर्च भी करोगे ना गूगल पे जाके सर्च करना अ बेबी मैना बाय ईश्वर प्रसाद, तो वो आपके पास आ जाएगी। वो एक छोटी सी पेंटिंग है कि पूरा व्हाइट बैकग्राउंड है और एक छोटी सी बेबी मैना है, रुकिए मैं आपको दिखाई देती हूँ, ठीक है। अ बेबी मैना, नहीं ये देखिए अ बेबी मैना, ठीक है। विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम, वीएनए म्यूजियम लिखा हुआ है बाय ईश्वरी प्रसाद। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पटना कलम पेंटिंग, ठीक है। अब एक और पेंटिंग का एग्जांपल इसी तरीके से है, अ लेडी इन व्हाइट रोब बाय ईश्वरी प्रसाद, ये भी इनकी पेंटिंग है। अ लार्ज गैदरिंग एट घाट बाय सेवक राम, ठीक है। अ लार्ज गैदरिंग एट घाट, तो बेसिकली वो फेस्टिवल वगैरह सेलिब्रेट करने के लिए जब भीड़ इकट्ठा होती थी घाट पे, तो ये पेंटिंग पोर्ट्रे की गई है बाय सेवक राम। और ये कौन सी पेंटिंग है? ये वो पेंटिंग है जो मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में लगाई थी। दिस पेंटिंग इज कॉल्ड अ लार्ज गैदरिंग, ये बनाई है फेमस आर्टिस्ट सेवक राम ने। तो अब देखिए पेंटिंग्स के नाम के साथ भी आपको कुछ आर्टिस्ट के नाम मिल गए हैं, ठीक है। तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, शिवलाल, ईश्वरी प्रसाद, ठीक है, सेवक राम, ये सारे इंपॉर्टेंट नाम है। तो मेक श्योर कि अपने नोट्स में इसको लिख ले, कहीं भी आप जब आंसर लिखे तो भी उसको इसमें लिखे, सो दैट ये आपको थोड़ा सा डिस्टिंक्टली एज प्रोवाइड करेंगे आंसर राइटिंग में। अब मैं थोड़ा सा आपको ये भी बता दूं कि ये जो अभी मैंने पेंटिंग्स का एग्जांपल बताया ये कहाँ से है, ये एक वेरी फेमस आर्टिकल है अबाउट पटना कलम पेंटिंग, कहाँ, द हेरिटेज लैब डॉट इन। तो इस पे आप सर्च करेंगे तो आपको ये बहुत ही अच्छा और इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल मिल जाता है, ये है वो आर्टिकल। इसमें भी बकायदा अगर आप चाहें तो इससे भी उठा करके नोट मेकिंग कर सकते हैं, बिकॉज इन्होंने पूरा बहुत अच्छे से सारे एग्जाम्पल्स के साथ दिखाया गया है। देखिए शिव दयालाल किस तरीके से उनकी पेंटिंग्स होती थी, बनी लाल, ठीक है, ईश्वरी प्रसाद उनकी पेंटिंग्स, फिर डिक्लाइन ऑफ पटना कलम क्यों होने लगा, ठीक है, जिनोलॉजिकल टेबल ऑफ पटना पेंटर, सारे पटना पेंटर्स के आपको नाम मिल जाएंगे विथ ईयर्स, ठीक है। तो ये आपके लिए एक हेल्पफुल आर्टिकल है, इसलिए मैंने वहां पर लिख दिया है, द हेरिटेज लैब डॉट इन करके इसका नाम है, ठीक है। तो इसमें इसके क्या फीचर्स थे क्या नहीं थे, सारी पेंटिंग्स के एग्जांपल आपको मिल जाते हैं। देखिए मैं आपको बता रही थी कि पटना कलम के जो पिगमेंट्स यानी कि जो नेचुरल कलर्स यूज होते थे उसका भी पूरा यहाँ पे डिटेल गिवन है कि गेरू कलर किस तरीके से बनाया जाता था फ्रॉम रेड अर्थ फाउंड नियर कानपुर, या फिर सब्ज कलर जो होता था वो ग्रीन कलर होता था, गोल्ड कलर गोल्ड लीफ और बीटन फाइन एंड मिक्स विद हनी एंड वाटर का यूज करके गोल्ड कलर बनाया जाता था। तो काफी इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल है ये, मतलब पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छा और नोट मेकिंग के लिए तो जरूरी ही हो जाता है। सो आप लोग चाहे तो ये आर्टिकल को एक बार सर्च कर लीजिएगा, लुकिंग एट आर्ट पटना कलम एन आर्ट फॉर्म दैट फ्लरिश इन 19th सेंचुरी पटना, ठीक है। एक आपके पास हो जाएगा ये द हेरिटेज लैब डॉट इन का, और दूसरा एक इंपॉर्टेंट है वो है बीपीएससी एग्जाम प्रेप .com। इस वेबसाइट पे बहुत सारे आंसर्स आपको, जो मैंने क्रोनोलॉजी बताई है ये यहाँ पे,
इसी फॉर्म में बहुत सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। तो रादर देन इधर उधर ढूंढने से अच्छा है कि आप इन दोनों को भी अगर रेफर करेंगे तो आपका आधे से ज्यादा चीज का नोट मेकिंग बहुत ही स्मूथली और बहुत आराम से हो जाएगा। सो आई एम होपिंग कि हमने सारे टॉपिक्स इसमें कवर कर लिए हैं। जितने भी मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने थे पटना कलम रिलेटेड वो सब मैं बता चुकी हूँ। इसके अलावा अगर कुछ और रिलेटेड डाउट होता है तो प्लीज कमेंट डाउन करके मुझे बताइएगा। इसका जो ये जो पूरा पीडीएफ है, ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल बिहार पीसीएस दीदी पे प्रोवाइड कर दूंगी। प्लीज जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लीजिए। जो लोग ये लेक्चर देख रहे हैं प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बार बार बता रही हूँ, मैंने पिछले वीडियो में भी कुछ लोगों ने कमेंट करके पूछा था, दिस इज ऑल गोइंग टू बी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी तरीके से जो हम पूरे हिस्ट्री जीएस1 के सारे लेक्चर्स कंप्लीट करेंगे और इसके अलावा करंट अफेयर्स और पॉलिटी वगैरह के लिए हम मेंस 365 जो है विजन की उसको कंप्लीट करेंगे। सो ये सारे वीडियोस यूट्यूब पे ही अवेलेबल होने वाले हैं, रेगुलर लेक्चर्स चलेंगे। सो प्लीज बी अटेंटिव, ट्राई करिए कि साथ साथ में नोट मेकिंग होती चली जाए, सो दैट कि जब तक रिजल्ट डिक्लेयर होता है तब तक आपके पास अच्छे सारे नोट्स हो जाएंगे। एंड फॉर पीपल जो 72nd के लिए एम कर रहे हैं, आपके पास तो बेस्ट मौका है कि बहुत आराम से अच्छे तरीके से नोट्स बना करके रख लीजिए, सो दैट कि आपको नेक्स्ट साइकिल में बिल्कुल भी लास्ट मोमेंट भागा दौड़ी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्लीज कमेंट मुझे करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, खराब लगा, या कुछ भी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो, कोई सजेशन पॉइंट आप ऐड करना चाहते हो तो। एंड कोई अगर डाउट होता है तो यू कैन ऑल्सो मेल मी एट द bpscdd@gmail.com। इस पे भी आप बता सकते हैं। बाकी मेरे पढ़ाने के पैटर्न में मैं जल्दी बोल रही हूँ, धीरे बोल रही हूँ, ऐसे वगैरह वाली कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी चीज है, आई एम ट्राइंग कि मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम यूज करके आपको समझाऊं, बिकॉज देखिए मेन मोटिव है कि आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो आई एम होपिंग कि आपको वो सारी चीजों में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। कोई भी सजेशन होगा आई एम प्लीज फील फ्री, आप बहुत आराम से मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अपने दोस्तों को भी बताइए। ठीक है वो आपके कंपेटिटर्स है, बट इवेंचुअली साथ में प्रिपरेशन करने से हमेशा चीजें स्ट्रांग होती हैं। एंड इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ अलग से आपको इसमें क्वेश्चन देने की जरूरत है, तो अगर जब आप आंसर राइटिंग के लिए प्रैक्टिस करें, सो यू कैन यूज द पीवाईक्यूज, दीज आर द बेस्ट सोर्सेज टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस। तो आप ट्राई करें कि एक आप 38 मार्कर फुल फ्लेजेड आंसर लिखें, और साथ ही साथ जब आपके नोट्स तैयार हो, ठीक है, जब नोट्स तैयार हो जाएंगे तो एक 38 मार्कर के फॉर्म में आंसर लिख करके देखिए, और एक 7 to 8 मार्कर का शॉर्ट आंसर में लिख करके देखिए, और फिर आप चाहिए तो बीपीएससी दीदी वाले चैट ग्रुप पे उसे शेयर कर सकते हैं। एंड जो भी आपके जो साथी हैं पीयर इवैल्यूएशन है वो वहां पर करवा दिया जाएगा। ओके, सो ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हम करने वाले हैं मधुबनी पेंटिंग। सो टिल देन टेक केयर, अच्छे से पढ़िए एंड सी